वीडियो में पार्ट 1 बोल के क्लास 5 पार्ट 1 अपलोडेड है। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, सामाजिक एवं नैतिक विकास अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कैसा होगा, पूर्व बाल्यावस्था में कैसा होगा। हिंदी बोलने का मतलब ये होता है कि सीटेट, केवीएस, एनवीएस का जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तब आपको थोड़ा बहुत हिंदी वर्ड्स भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो हिंदी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, हिंदी बहुत डिफिकल्ट आता है, तो वो क्वेश्चंस के लिए आपको माइंड में ये सब भी रहना चाहिए, ये वर्ड्स जाना चाहिए। ठीक है, तो सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, एंड दिस इज द एज व्हेन ए चाइल्ड बिगिंस टू डेवलप सेल्फ कंसेप्ट। पहले भी बोला था, सोशल बोला गया, सोशल मतलब बच्चा सोसाइटी में जा रहा है। ठीक है, सोसाइटी में जाके बहुत कुछ सीख रहे हैं। जस्ट लाइक सोसाइटी में फर्स्ट गया, पहले तो वो छोटा था, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि सोसाइटी में वो करेगा क्या। अभी बच्चा है 2 to 6 ईयर्स, बिकॉज ये अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड मेंशन है। तो सोसाइटी में जा रहा है, तो फर्स्ट कुछ पार्ट्स में वो फैमिली के साथ जाएगा। ठीक है, सेकंड वो अपने पीयर्स के साथ जाएगा, पीयर्स दोस्त। ठीक है, पीयर्स के साथ जाएगा, जैसे कि हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। ठीक है, बच्चा प्री स्कूल जाएगा, प्री स्कूल एज में है। कौन सी एज में है, प्री स्कूल एज। सो इस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, तो क्या क्या सीखता है, द चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई फीलिंग्स ऑफ सेल्फ। बच्चा अपने सेल्फ के बारे में सीखता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मुझे स्कूल जाना है, मैं छोटा हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे ABCD सीखना है, मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मैं भी बच्चा हूँ। इतना सीखेगा, बड़े जैसा नहीं, 2 to 6 ईयर्स में है उतना ही सीखेगा। एंड ऑल्सो फील इम्पैथी। मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, व्हाट यू वांट इफ यू आर इन डिप्रेशन स्टेज। आपको क्या चाहिए अगर आप डिप्रेशन स्टेज में है, इम्पैथी चाहिए या सिंपैथी चाहिए, क्या चाहिए बताओ, कौन सा चाहिए, इम्पैथी चाहिए और सिंपैथी चाहिए, जल्दी। इम्पैथी चाहिए। इम्पैथी का मतलब ये होता है, मैं बोलूं अरे तुमसे ही हो पाएगा, यू कैन डू इट, तुम ही कर लोगे, मुझसे नहीं होता है, तुम ही करोगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, मतलब तुमको मैं मोटिवेट करूंगी कुछ काम करने के लिए, दैट इज द इम्पैथी। सिंपैथी मीन्स दया भाव, दया दिखाना कि तुमसे नहीं हो रहा, दो मैं कर देती हूँ तुम्हारे इंस्टेट में। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को सीखना है इम्पैथी, ना कि सिंपैथी। ही लर्न्स टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशन। बच्चे को यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कि वो कैसे खुद को मैनेज करे, एंड प्लस वो एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को बताए कि उसको भूख लगा है तो उसे घर जाना या टिफ़िन खाना है, उसको प्यास लगा तो पानी पीना है, अगर उसको बुरा लग रहा है तो वो टीचर को बोले कि मुझे बुरा लग रहा है, या फिर उसके पेरेंट्स को बोले मुझे बुरा लग रहा है, तो वो एक्सप्रेस करना सीखे इमोशंस को, देयरफॉर कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, हिज डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स इज रिड्यूस विद एज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे वो अभी 2 साल का है, तो बच्चा कंप्लीटली डिपेंड है पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, सोच लो 100% डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, परिवारजन के ऊपर या फिर माता पिता के ऊपर। बच्चा 3 से 4 साल का है, खुद से दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, वो करेगा, तो ये ना परसेंटेज धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, 80% हो गया पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी। बच्चा अभी 4 to 6 ईयर्स का है, तो पूरा ही दोस्तों के साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर लेता है, तो ये बच्चा हो गया 60%, मतलब पेरेंट्स का नीड, अभी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हर एक चीज़ों में वो 60% है। बच्चा खुद से खा पाता है इस स्टेज में, बट 2 to 4 ईयर्स के स्टेज में बहुत कम बच्चे होते हैं जो खाना खुद से खा पाते हैं, और 2 साल का बच्चा तो खाना खा नहीं पाता, उसके मदर उसको खिलाती है, तो पूरा कंप्लीट डिपेंडेंट था। 3 से 4 में 80% हुआ, 4 to 6 ईयर्स के एज में 60% हुआ। बोलोगे मैम क्या 6 to 7 में और रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, 6 to 12 तक जो पीरियड है उसमें वो 50% में ही रहेगा। जैसे वो एडोलेसेंस पीरियड में चला जाता है, टीन में हो जाता है, तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट 40% होता है, और 60% वो डिपेंड होता है अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आप जैसे अभी कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो प्रॉब्लम्स किसे बताते हो, फ्रेंड्स को पहले बताते हो, देन फ्रेंड्स जो सजेशन देता है वैसा करते हो, वो बोले तो फैमिली को बोलो, फैमिली को बोलते हो, अदरवाइज किसी को नहीं बोलते, चुपचाप रहते हो। तो ये पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये इमोशंस पॉइंट है. देन दैट इज अटेंड्स प्ले स्कूल फॉर अ शॉर्ट टाइम. देखो, बच्चे को शॉर्ट सेपरेशन भी अच्छा नहीं लगता है. जैसे उनको स्कूल जाना पड़ता है तो वो फील करता है कि उसको कोई ले गया, भगा के ले गया, या उसको कोई किडनैप कर दे रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर कर रहा है, एंड वो रोना शुरू कर देता है. इस वजह से शॉर्ट सेपरेशन भी उसे पसंद नहीं आता. ड्यू टू इंक्रीज टॉलरेंस, जैसे जैसे वो बड़ा होता है टॉलरेंस कैपेसिटी आता है, मतलब सहनशीलता बहुत बढ़ते जाता है. सो दैट वो अपने प्लेमेट्स के साथ खेलता है, जो उसके साथ खेलते हैं उन सहपाठीगण के साथ खेलेगा. ठीक है, बच्चा लॉन्गर पीरियड तक खेलते रहता है तो पेरेंट्स का याद नहीं आता है जब वो बड़ा होता है. ठीक है. द प्री स्कूलर समझ रहे हो, बच्चा 6 साल की उम्र में जाता है स्टैंडर्ड 1 में और क्लास 1 में. सो दैट इससे पहले का जो एज पीरियड है 2 to 5 ईयर्स, बच्चा कहाँ जा सकता है? आपके प्ले स्कूल में. ठीक है, प्ले स्कूल और नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG स्टेज में रहेगा. तो ये सबको हम प्रॉपर कौन सा स्टेज बोलते हैं? कि ये सबसे प्राइमरी स्टेजेस हैं. ये प्राइमरी स्टेजेस को हम स्कूल स्टेज नहीं बोलते, बिकॉज घर पे भी कभी कभी बच्चे सब कुछ पढ़ के आते हैं, सिर्फ एंट्रेंस दे के क्लास 1 में भी जा सकते हैं. सो दैट इसको हम प्री स्कूल स्टेज बोलेंगे. प्री स्कूल स्टेज, प्री स्कूल स्टेज. ठीक है, याद रखना, रिमेंबर रखना कौन सा प्री स्कूल स्टेज है, मैं पूछूंगी. ठीक है. यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिविज्म, द चाइल्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ए रियल लाइफ सिचुएशन. देखो, उसके माइंड में ना लोगों को लेके बहुत बुरे भावनाएं हैं, नेगेटिविज्म है, तो इसलिए ना वो एक्सेप्ट नहीं करता रियल सिचुएशन को. वो थिंक करता सारा चीज़ गलत हो रहा है, उसके ऑपोजिट में जा रहा है. ठीक है. एट दिस स्टेज चाइल्ड नीड्स हेल्प टू लर्न टू एक्सेप्ट नो फ्रॉम अदर्स. देखो, किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे अगर हमेशा स्ट्रेंजर से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहे तो बुरा भी हो सकता है. ठीक है, तो उनको सिखाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ को हाँ नहीं कहते. कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है तो नो बताओ, चिल्लाओ. चॉकलेट्स कभी स्ट्रेंजर्स से मत लो जब तक आप पहचानते नहीं हो. ठीक है. बाय द एज ऑफ 3, जैसे वो 3 साल का हो गया, द चाइल्ड शोज डेफिनाइट एग्रेसिव बिहेवियर. जानते हो, छोटे बच्चों में गुस्सा कम होता है, उनको हम भुला सकते हैं, मतलब जल्दी से उनको कुछ भी अच्छी चीज़ें दे दो भूल जाएंगे. पर जैसे 3-4 साल के बच्चे हो गए ना, थोड़ा सा रिमेम्बरेंस कैपेसिटी उनका बढ़ते जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रांग होते जाता है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ते जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं. उनसे कोई चीज़ छीन लो, मैं नहीं लूँगा अगेन, ऐसे चिल्ला के बोलते हैं. मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम ला के दो, मुझे चॉकलेट दो, मैं चॉकलेट ही खाऊंगा, दूसरा कुछ भी चीज़ मैं नहीं खाऊंगा. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये थोड़े से नेगेटिविज्म को शो करते हैं. ठीक है. सम टाइम, अभी देखो, जैसे जैसे इंक्रीज होगा एज, जैसे जैसे उसका समझदारी बढ़ेगा, उसका जो डिक्रीजिंग कैपेसिटी है, मतलब एज बढ़ रहा है ना, एग्रेसिवनेस का जो डिक्रीजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ते जाएगा. मतलब धीरे धीरे वो एग्रेसिव से इनएग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा उसका कम होते जाएगा, वो समझदार बनते जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में आता है, समटाइम एग्रेसिव बिहेवियर टेक्स द फॉर्म ऑफ क्यूरल्स. मतलब झगड़े लग जाते हैं, क्यूरल्स मतलब झगड़े. ठीक है. अब बोलोगे मैम, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमने लिखा क्या हम मिक्स कर दें? नहीं, यहाँ पे जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, इमोशंस से रिलेटेड वर्ड्स के लिख रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस के वर्ड्स को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. तो इमोशंस से इसे जोड़ना है. सो जस्ट लाइक देखो क्या होता है, कोई उसको टीजिंग कर रहा है, बुली कर रहा है, या क्वेरल्स हो गए, झगड़े लग जाना. टीजिंग जैसे ना मेंटल अटैक करना, बच्चे को गुस्सा दिलाना, उसका पेंसिल कोई छीन के ले जाएगा, कोई उसका टिफिन खा लेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा और गुस्से में वो चिल्लाएगा. ठीक है. या फिर उसके नाम से बार बार कोई पुकारेगा, मतलब उसका नाम कुछ अच्छा सा है बट उसको कोई गलत नाम दे के बार बार बोलेगा. सो इन बुलिंग समटाइम देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल पेन. कभी कभी ना बुली करना, जैसे हमें अभी होता है रैगिंग, तो बच्चों को हम जो कहते हैं वो बुली भी है, बड़ों को भी बुली किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बुली ना कभी कभी फिजिकल मतलब पेन भी देता है. कैसा फिजिकल पेन? जैसे बालों को खींच देना, ढकेल देना, और कहीं पे गिरा देना, ऐसा चीज़ है. बुलिंग इज प्रूविंग टू बी वेरी हार्मफुल. कभी कभी ना बुली बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों का डेथ भी हो जाता है उसमें, इमोशनली, फिजिकली.
कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जैसे कि हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, वो उनको अगर बुली और ज़्यादा करोगे, वो तो हैंडीकैप्ड है, वो गिर जाएंगे, उनको चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो फिर नेक्स्ट 7th पॉइंट पे क्या आता है, कंपटीशन फॉर प्रेस्टीज इज एपरेंट एट द एज ऑफ 4 years। मतलब अभी ना प्रेस्टीज डेवलप हो रहा है, 4 साल का बच्चा हो गया, प्रेस्टीज थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। एंड बाय द एज ऑफ 6 years, जैसे वो 6 साल का हो जाता है, मोस्ट चिल्ड्रन हैव ए वेल डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जैसे 6 साल का हो गया ना, उसको पता चल जाता है कि मुझे ना फर्स्ट होना है। उसको पता है फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट एक अच्छा चीज़ होता है, कुछ बड़ा चीज़ होता है, जैसे कि सबको ना नहीं मिलता और प्रेजिंग बहुत मिलते हैं। तो उसको पता है कि कंपटीशन क्या है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव वाला स्पिरिट डेवलप करता है। द साइन ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर, कोऑपरेटिव मतलब हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे को सहायता करना, ये भी देखा जाता है 4 years ऑफ एज में, 4 साल के बच्चों से ये डेवलप होना शुरू करता है। और ये जो कोऑपरेटिव वर्क में काम करना, मतलब कोऑपरेटिव ग्रुप में काम करना है सबके साथ मिलजुल के, कभी कभी कुछ बच्चों में डेवलप हो जाता है, कभी कभी नहीं डेवलप होता है। मतलब वर्क करना अच्छी बात है, बट ग्रुप में काम करना और ग्रुप में लीडरशिप डेवलप करना या फिर मिलजुल के काम करना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे जैसे वेज मतलब एज बढ़ेगा, सोशल अप्रूवल उतना ही मिलेगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ एडल्ट देन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। पहले तो आपको समझेंगे छोटे हो, फिर आप एडल्ट बनोगे, बड़े बनोगे, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मेंबर बना दिया जाएगा। तो ये उनके बेसिस पे बोला जाए तो अर्ली चाइल्डहुड के केस में बच्चे अपने ही थ्योरी के वर्ल्ड में हैं, बच्चा खुद से ही समझ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इसे एक्सपीरियंस जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो एज है 4 years। 2 to 3 years ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं, ना समझ होते हैं। 4 years से बच्चे थोड़ा थोड़ा करके समझना शुरू कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला था 2 to 6 years में बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 60 to 70% हो जाता है प्रॉपरली, एंड बोला जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट 90% तक भी हो सकता है इस स्टेज में। तो इस अकॉर्डिंग बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही वास्ट है। ओके, अभी देखो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, पता है मतलब आपके सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, कोई बोल सकता है? थोड़ा सा हिंट दे दिया था, VAKT देखो लिखा गया है यहाँ पे, बड़े बड़े से लिखा गया है, ठीक है। टेक्टाइल, जो स्किन को और एक टर्म है वो भी गिवन दे दिया है मैंने, दैट इज द काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब भी होता है, टेक्टाइल मतलब टच होता है, एंड काइनेस्थेटिक मतलब हम यहाँ पे एज पर दी टेम्परेचर बोल सकते हो, एज पर दी टेम्परेचर जो भी आपके बॉडी को रिसीव होगा। जैसे कि बीच में बहुत ठंडा हो गया, क्यों? वेदर चेंज हो गया ड्यू टू दाना, बातें आ गया, साइक्लोनिक इफेक्ट, एंड उसकी वजह से हमें ठंडा लग रहा था। अभी भी ठंडा है, बट कल से थोड़ा सा कम है, गर्म भी लग रहा है। तो वो समझो थर्मल इफेक्ट, जो बॉडी या और स्किन आपका फील करता है, ठीक है। तो वर्ड्स को हम समझेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, बट बच्चों में कैसा इफेक्ट करता है समझो। क्यों बोल रही हूँ, एक बार नोटिस करना, ठीक है। कल के लिए एक कल ना छोटा सा एक वीडियो आएगा, आपके सीनियर्स के लिए आएगा, बट आप लोग भी सुन लेना। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगले साल आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपको पता रहेगा और उसमें क्या पूछते हैं वो भी पता रहेगा। पता है एक बार मैं KVS के लिए इंटरव्यू देने गई, दूर में देने गई थी, ज्वाइन नहीं किया। तो जैसे होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, आप लोगों को भी चाहिए, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब क्या है, why you use different kinds of methods in your classroom। क्लासरूम में जब आप बातचीत करते हो, बच्चों से कुछ पढ़ाते हो, क्यों आप डिफरेंट मेथड्स का यूटिलाइज करते हो और यूज करते हो। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेसन प्लान्स एंड व्हाई वी मेंशन दैट द लेसन प्लान इज ए प्री प्लान। क्यों हम लेसन प्लान को यूज करेंगे और उसके स्टेप्स क्या होते हैं और उसको प्री प्लान क्यों कहते हैं। व्हाट इज मल्टी सेंसरी थ्योरी, ये भी पूछा गया। उसके साथ मुझे पूछा गया, अगर बच्चा क्या है कम सुनता है, कंप्लीटली डिप नहीं है, कम सुनता है, तो उन बच्चों को भी तो हमें सेंसस के थ्रू ही पढ़ाना पड़ेगा, छोटा है, तो उनके लिए क्या अप्लाई करोगे, कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक का यूज करोगे जैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स बच्चों को मिले, ठीक है। एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, इसी पार्ट से आएगा, इसी पेपर का ही वो पोर्शंस है जो हम पूछ रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, बच्चों को गाइड कैसे करोगे। इसलिए हर एक डेवलपमेंट को आपको डिटेल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपके बुक में अलग अलग दिया गया, मतलब मेंटल डेवलपमेंट को ही 6 पेज दे दिया गया, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट 6 पेज, बट उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है,
क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो आपको 1 पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए, बस इतना, ठीक है ना। तो राइट अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, तो इन्फेंसी का 1 पैराग्राफ लिखा, चाइल्डहुड का 1 पैराग्राफ लिखा, दैट्स इट, ठीक है। हमें लिंक भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो सारे ब्रीफ पॉइंट्स को यहाँ पे दिए गए। आप जब कॉपी में लिखोगे थोड़ा सा गैप मेंटेन करके लिखना, क्योंकि इस पीरियड पे मेरा गैप मेंटेन नहीं हुआ। विदाउट गैप मेंटेनिंग मेरा 15 पेज का नोट्स बना था। अगर मैं और ज़्यादा एलैबोरेट कर दूँ ये 25 पेज का बन जाता, सो दैट गैप मेंटेनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड गेट्स द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल लाइफ। देखो 0 to 2 में सेंसस एक्टिव है बहुत ज़्यादा, बिकॉज बच्चे को कुछ भी चाहिए सेंसस का वो यूज़ करेगा। बट जैसे बच्चा स्कूल में जाता है या फिर स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, प्ले स्कूल में जाता है, तो बच्चा पहली बार एक्सपीरियंस करता है कि स्कूल लाइफ होता कैसा है, डिसिप्लिन में रहना किसे कहते हैं, और चुपचाप किसी और का बात मानना क्या कहा जाता है, ठीक है। ही कैन मेमोराइज कैची ट्यून्स। कैची ट्यून्स मतलब क्या होता है ना, आई कैचिंग कौन सी चीज़ें होते हैं, जो चीज़ें बहुत कलरफुल होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से याद रखते हैं। वैसे ही जो ट्यून्स बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे लोरी सुना लो, या फिर हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल, ऐसा कुछ बता दो राइम्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हर एक बच्चे क्या एडल्ट के भी मुंह में है, बूढ़े लोगों के भी मुंह में है, जो हमें सुनने में अच्छा लगे और कैची हो, मतलब जिसे सीखने में मन चाहे, उसे कैची ट्यून्स बोलते हैं। और राइमिंग वर्ड्स ऑफ नर्सरी राइम्स, नर्सरी राइम्स में राइमिंग वर्ड्स जो होता था वैसा, मतलब जो मिले जुले वर्ड्स हैं, ठीक है। इन द टेक एरा मतलब जानते हो टेक्नोलॉजी एरा, जहाँ पे कंप्यूटर्स का दुनिया बोला जाता है, उस एरा को हम टेक एरा बोलते हैं। द चाइल्ड कैन कोऑर्डिनेट विजुअल एंड ट्यून्स इन वीडियो विद वर्ड्स। ऐसा देखा है ना आजकल के यूट्यूब के वीडियोस में भी ये गिवन होता है, हाँ, जैसे कोई कार्टून्स बनाया गया एंड उसके थ्रू राइम्स को बताया जा रहा है, वो डांस कर रहा है और राइम्स को बता रहा है, तो बच्चा ना गाना भी सुन रहा है, नाच भी रहा है, वर्ड्स को सीख भी रहा है। तो ऐसे आपके एक्शन सॉन्ग्स बनाने, वॉचिंग एक्शन सॉन्ग्स, तो बच्चा जब देख रहा है, और स्कूल में भी टीचर सिखाते हैं, जो नर्सरी टीचर्स होते हैं, एनटीटी बोला जाता है उनको। तो एनटीटी जो टीचर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे नाच खेल के बच्चों को सिखाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोइम्स, ठीक है। सो बच्चे के सामने आप इनैक्ट कर रहे हो, प्ले कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये सारा होता है आपके प्री स्कूल में। स्पॉन्टेनियसली बच्चों के यहाँ पे फिजिकल मैच्योरिटी हो रहा है, बॉडी डेवलप्ड हो रहा है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, बट फिजिकल डेवलपमेंट बहुत कम है, मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। चलो, बच्चे लोगों के सर्कल्स में आ रहा है, बहुत सारे शेप बनाना, सर्कल्स बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, स्ट्रोक लाइन बनाना। अभी सोचो मैं स्ट्रोक लाइन क्या बोल रही हूँ, दिस इज अ स्ट्रोक लाइन। ऐसे जो लाइनिंग्स होते हैं ना पेपर्स में, जैसे मैं सिखा रही हूँ, ए दैट इज बी सी, ऐसा हमने सिखाया। सो ये जो लाइंस खींचा जा रहा है दैट इज अ स्ट्रोक। ये हाफ सर्कल, अगर मैं हाफ सर्कल करके कुछ खींच रही हूँ तो हाफ सर्कल एंड 1 स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे आपको लाइंस, स्ट्रोक एंड हाफ सर्कल सिखाए जाते हैं बचपन में। इसको ज्योमेट्रिकल शेप बोले जाएंगे। फिर ज्योमेट्रिकल शेप डिफाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों को, जैसे बच्चा सीख गया उसके बाद उसको स्क्वायर सिखाओ, रेक्टेंगल सिखाओ, तो डिफरेंट शेप, स्टार सिखाओ, मून बनाना सिखाओ, डिफरेंट काइंड ऑफ। सो अल्फ़ाबेट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग ब्लॉक्स एंड पिक्चर्स। प्ले स्कूल में सिखाया जाता था, एक ब्लॉक यूज़ किया गया, जैसे ये एक ब्लॉक है, एंड ब्लॉक के हर एक साइड में ए बी सी, नीचे डी, सोचो उधर ई है और इधर एफ है, ऐसे ब्लॉक में मेंशन होता था, और बच्चे को हर एक साइड को घुमा के बताया जाता था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा करके, ठीक है। अंडर स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, हम जब पढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे रीडिंग एंड राइटिंग को, कैन बी अवॉइडेड। अगर अनड्यू स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग मतलब हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, पढ़ रहे हैं बट ज़्यादा फोकस नहीं किया, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं दिया, इंस्टेड VAKT, visual auditory kinesthetic tactile skills are beneficial as it gives better output। तो हमें बस रीडिंग मतलब रट्टा मारना नहीं सिखाना बच्चों को, वो छोड़ के बच्चे को आप VAKT मेथड का अगर यूज़ करो, या मल्टी सेंसरी अप्रोच का अगर यूज़ करो, मल्टी सेंसरी थ्योरी और अप्रोच का, देन ये बच्चों के लिए बेटर होगा। बच्चे जितना अच्छा सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जितना अच्छा देखेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो यही उसका प्रोसेस था, ठीक है। मतलब बच्चों के माइंड को मोल्ड करना
इन मेकिंग अल्फाबेट्स। बच्चों को हेल्प करने देना है कि तुम बनाओ, एक वर्ड्स बनाओ, ए से क्या होगा, बी से क्या होगा, उनको छोड़ना। और इसको बोलते हैं किंडर गार्डन, किंडर गार्डन, ठीक है। दैट इज नॉट किंडर गार्डन, गार्डन होता है वो, GARTEN, किंडर गार्डन है, नॉट गार्डन, ठीक है। ऐसा चीज होगा। एंड बच्चों को क्या चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए जॉयफुल एटमोसफियर, मतलब हैप्पी एटमोसफियर होगा, सराउंडिंग बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत मिक्सिंग नेचर के हैं, खेलते कूदते हैं और डांटते बिल्कुल नहीं है। आपको नमस्ते करना है तो नमस्ते सिखाएंगे। अभी एक रील्स में चल रहा था, बच्चों को क्या करना, किसी बच्चे को हक चाहिए तो हक करके वेलकम किया जाएगा, किसी को हैंडशेक चाहिए तो हैंडशेक करके, किसी को हाई फाई करना है तो हाई फाई करेगा, और किसी को अगर नमस्ते करना है तो नमस्ते करेगा, या किसी को डांस करना है, थोड़ा सा मूव करना है तो मूव करके दिखाएगा, तो टीचर भी करेंगे उनके साथ, ठीक है। तो ये सारा किंडरगार्टन का मेथड है, जहाँ पे एटमोसफियर ही इतना अच्छा है कि बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, ठीक है। अर्ली स्कूल एजुकेशन नीड्स टू बी एक्टिविटी बेस्ड। तो अर्ली स्कूल जो एजुकेशन है ना, जैसे कि बच्चा किंडरगार्टन में है, LKG UKG में है, तो बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड मतलब जहाँ पे बच्चा बहुत ही फिजिकली मूव करे, जहाँ पे बच्चा खेले कूदे दौड़े, जैसा बच्चा काम करे और उसको फील हो कि वो कुछ अच्छा सीख रहा है और वो बहुत ही हैप्पी है, उसका इंटरेस्ट डेवलप्ड हो। जैसे कि बच्चे को और हम सिखाते हैं, उसका अगर मोटर डेवलपमेंट करना है, बॉडीली उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ दिमाग का भी विकास होगा, साइकोमोटर का डेवलपमेंट होगा। तो जस्ट लाइक एक चीज़ बता रही हूँ, हॉप स्किप जंप, जैसे हम लोग नहीं खेलते, ऐसा बना रहता बॉक्स, दैन ऐसा 3 बॉक्स बना रहा, यहाँ पे 1, फिर इधर 2, इधर 3, फिर देखो इधर 4, फिर ऐसा मूव रहेगा 5 6, ठीक है। तो बच्चे को जंप करना है, इधर से इधर जाना है, फिर इधर से पूरा एक को आप मिस करोगे, स्किप करना है, फिर इधर जंप, फिर इधर जंप, ऐसा ऐसा मूव करेगा। तो इसको हॉप स्किप जंप बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे कित कित करना, ठीक है। दे ऑल्सो एंजॉय रिपीटेशन एंड ड्रिल। पता है इसमें बच्चा बोर भी नहीं होगा और रिपीटेडली उसी चीज़ को करते जाएगा प्रैक्टिस के लिए, which can be useful और यूज फ्रूटफुली बाय द टीचर्स, जो कि टीचर्स यूज कर सकेंगे, और ये फलप्रद होगा, मतलब उसका रिजल्ट्स और आउटपुट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अभी लेटर चाइल्डहुड पीरियड में आएंगे, तो बताओ क्लियर है। चलो, सो अनदर पॉइंट, लेटर चाइल्डहुड, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनो, ऐसा सुनो कि और एक बार पढ़ो ये याद रह जाए, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय कंडीशन। देखो लेटर चाइल्डहुड को हम एक कंडीशन से मार्क्ड करेंगे, ठीक है, दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड चाइल्ड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। मतलब ये बोला गया, प्रोफाउंड मतलब सीवियर से भी बड़ा, जो सीवियर से भी बड़ा होता है। देखो एक ऐसा कंडीशंस होते हैं आपके लाइफ में, पहला होता है ना सिंपल, आप अभी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, माइल्ड, हल्का फुल्का बढ़ गया, ठीक है। माइल्ड से आगे जाते हैं मॉडरेट, मॉडरेट, बहुत सिंपल नहीं, बहुत ख़राब नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट से आगे जाते हैं एवरेज, बोल लो, थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा, एवरेज से ऊपर चलते हैं अभी, ठीक है। सिंपल, माइल्ड, मॉडरेट, एवरेज, देन आता है सीवियर। सीवियर मतलब डिस्ट्रैक्शंस आर, ये पॉजिटिव है तो इधर जाते जाते ये नेगेटिव बनेगा, एंड ये होता है प्रोफाउंड, लास्ट वन, लिख के रख लो प्लीज, प्रोफाउंड। सिंपल, माइल्ड, मॉडरेट, एवरेज, सीवियर, प्रोफाउंड, कोई भी डेवलपमेंट हो ये 6 स्टेजेस को क्रॉस करता है। मतलब जैसा होता है ना, मुझे बुखार आया है, चलो पहला दिन क्या हुआ, बहुत ही हल्का वाला है, दैट इज़ अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, अरे कैसा बुखार है, मॉडरेट है, चलेगा, एडजस्ट कर लूँगी। एवरेज है, अरे मेरा बॉडी टेम्परेचर ना 100 के आसपास आ गया है। सीवियर 102 चल रहा है, ठीक है, 102 में है। चलो प्रोफाउंड 104 से अबव जा रहा है, चलो चलो नहीं तो मेरा डेथ भी हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स आए, ठीक है। तो हर एक डेवलपमेंट चाहे वो एजुकेशन का हो, फोकस का हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी टाइप का डेवलपमेंट हो, कुछ भी चेंजेस वो ऐसे ही प्रोसीड करता है, +2 -4 में। याद रखना, मैं सीक्वेंस पूछूंगी आपको, एंड ये सब कुछ भी बुक में नहीं रहता है, एक्स्ट्रा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि साइकिक एक्टिविटी किसी को आता है, जब गुस्सा भी आता है, ठीक है, आज एक दिन आपने एडजस्ट कर लिया, सेकेंड डे भी थोड़ा सा कर लिया,
मॉडरेट, मुझे हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एवरेज में आता है, अरे मैं गुस्सा हूँ बट चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं, तू कर, तू अपना काम कर, ठीक है। सीवियर में आया, तुमको बार बार बोला जाता है, तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो, दैट इज अ सीवियर कंडीशन जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा या फिर मुझे मॉडिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन, जब कोई बात ना सुने, कोई बात ना सुने, ना ही आप झुकने वाले हो ना मैं झुकने वाली हूँ, ऐसे पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया क्योंकि बच्चों में ऐसे ही चीज़ें होती हैं। बच्चा 6 से 12 साल का है जहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग चलना पसंद करता है, प्लस सोशल एडजस्टमेंट करता है। तो प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब सीवियर नहीं बोल सकते, सीवियर का भी प्लस इफेक्ट है बच्चों के पर्सनालिटी में, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट में। सोसाइटी में जो बच्चा एडजस्ट कर रहा है ना, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है उस पीरियड में। अब देखो आगे आगे क्या होता है। अभी जो मैंने इतने सारे नोट्स दिए ना, आपको जो पॉइंट समझ आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉर्ट करके लिखना, ठीक है। मैं हमेशा तुमको एक्स्ट्रा दूंगी, आपको क्या करना है, आपको जितना समझ आ रहा है, अगर 4 लाइन 5 लाइन समझ आ रहा है बहुत एनफ हो गया, मैं हमेशा 10 लाइन दूंगी, 4 लाइन समझ आ गया ना, लिखो, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड, देखो बिगनिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय द चाइल्ड एंट्रेंस इनटू फर्स्ट ग्रेड। देखो आप कैसे बोलोगे कि बच्चा चाइल्डहुड मतलब लेटर चाइल्डहुड पीरियड में आ चुका है, जैसे ही वो स्टैंडर्ड 1 में जाता है, फर्स्ट ग्रेड मतलब स्टैंडर्ड 1 इन द स्कूल, एंड दिस इज ए मेजर चेंज इन द पैटर्न ऑफ देयर लाइफ। उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं, सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर खाना खाओ, नहाओ धो, फिर पढ़ाई करो, रेस्ट करो, ट्यूशन जाओ, ये उनके लाइफस्टाइल में चेंज हुआ। फर्स्ट ग्रेड में जैसा ही बच्चा जाता है तो उनके ना बहुत सारे रीजंस है चेंजेस का, जैसे उनके एटीट्यूड में चेंजेस होते हैं, वैल्यूज में एंड बिहेवियर में, 3 चीज़ों में चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर। ऑल्दो लेटर चाइल्डहुड बिगिंस एट द सेम एज, बोला गया कि लेटर चाइल्डहुड सब में ऑलमोस्ट हमेशा सेम स्टेज में ही स्टार्ट होता है। वन कैन नॉट बी सो प्रिसाइज अबाउट द टाइम, आप नहीं बोल सकते हो कि मुझ में अगर 6 साल में लेटर चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट हुआ था तो आपको भी वही 6 साल में ही करना है, आप चाहो तो 5 साल में हो सकता है आप में लेटर चाइल्डहुड का डेवलपमेंट, या फिर 7 साल में भी हो सकता है, ठीक है। इस स्टेज में बोला जाता है कि यहाँ पे when this period comes to an end because of physical maturity, क्योंकि ये स्टेज कब एंड हो रहा है आप कैसे दिमाग करते हो, कैसे जानते हो, किसी भी पर्सन में अगर फिजिकल मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, आएगा, तो ये पता चल जाएगा। जैसे कि प्यूबर्टी स्टेज आ गया, एंड जैसे लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, लड़कों में मुस्टैच बियर्ड्स का डेवलपमेंट होना मतलब धीरे धीरे होना स्टार्ट करेगा, मतलब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो गए। As a result, some children have a longer than average late childhood. कुछ बच्चों में क्या होता है ना, 17-18 साल तक उनका बचपना रह जाता है, मतलब लेटर चाइल्डहुड पीरियड में वो रह जाते हैं। बाकी कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, ये भी होता है। और इस स्टेज में बच्चा स्कूल में ही रहता है, 1 to 8 क्लास में ही था, बिकॉज स्टैंडर्ड 1 आपका 6 एज में होता है, कभी कभी बच्चों का 8 क्लास 14 के एज में, 13-14 के एज में कंप्लीट होता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं 1 to 8 का स्टेज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, जो कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड ही दिखाता है कि एलिमेंट्री स्कूल का स्टेज है, ठीक है, रिमेंबर रखो एलिमेंट्री स्कूल एज। तो इसीलिए यहाँ से क्या समझे, ये सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट, ओटेट, ओस्टेट, ये सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आता है व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री स्कूल एज, और व्हिच टाइम पीरियड इज नोन एज, which development is known as elementary school age, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला है लेटर चाइल्डहुड। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 8 क्लास आ रहा है, क्लास 8 मतलब 14 ईयर्स, एंड 14 ईयर्स तो आपका आ जाता है किसमें, एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस में, तो एडोलेसेंस को एलिमेंट्री बोल देते हैं, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आपके 12 to 14 एज को भी हम काउंट कर सकते हैं लेटर चाइल्डहुड पीरियड में, ठीक है। इस पीरियड को हम बोलते हैं ना पीरियड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब बच्चों का दिमाग का जो पावर है, कैपेसिटी है ना, बहुत अच्छा डेवलप करता है इस पीरियड में। प्लस बच्चा 6 to 12 तो है, आप काउंट कर सकते हो 6 to 14 भी समहाउ कुछ बच्चों के लिए। स्यूडो मैच्योरिटी आता है, फॉल्स मैच्योरिटी, बच्चा सोचता है ना वो सब कुछ करने सक जाएगा, वो बड़ा हो चुका है, पेरेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा।
and profound effect on child's personal and social adjustment. And this period can be termed as troublesome and quarrelsome age. देखो कितना सारा नाम आया, मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगी, क्लास एंड होगा 10 मिनट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको. ट्रबलसम एज और क्वेरलसम एज, इसको और क्या बोल सकते हो, गैंग एज. गैंग एज और प्ले एज, गैंग एज और प्ले एज. ठीक है, जहां पे बच्चा टॉय से खेलता है उसको टॉय एज बोलोगे, जानते हो आप लोग टॉय एज कौन सा है. और प्ले एज, बच्चा जहां पे दूसरों के साथ खेलता है वो प्ले एज होता है. क्लियर है हम इतना. सो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड पीरियड, तो हम पहला देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट. आप बोलोगे मैम इतने इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो हमारा तो 8-10 पेज हो जाएगा. अरे शॉर्ट एंड हो जाएंगे, अब मत टेंशन लो, क्योंकि अगर सोच लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, राइट अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, तो हमारे पास कुछ तो कंसेप्ट होना चाहिए ना अभी के लिए. ठीक है, बुक जैसा नहीं दिया है, बुक से कम करके दिया है, बट हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि शॉर्ट में आए तो हर एक पार्ट आ सकता है. जैसे बोलोगे फिजिकल डेवलपमेंट इतना आ गया, मैम इतना लिखने से तो मार्क्स नहीं आएगा, आपने बोला है राइट, नहीं आएगा, तो क्या करोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा लिखोगे, उसका डेफिनेशन मीनिंग सब लिखने के बाद आपका चाइल्डहुड स्टेज को मेंशन करोगे, देन अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट एंड लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट, तब जाके आपका आंसर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट होगा. ठीक है, वो सब मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी कंप्लीट करने के बाद. चलो, फिजिकल डेवलपमेंट में पहला पार्ट क्या आता है ना, दिस इज द पीरियड ऑफ स्लो एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ. क्या समझा, यूनिफॉर्म ग्रोथ है मतलब अगर ना थोड़ा थोड़ा जो डेवलपमेंट चल रहा है तो हर एक मतलब 6 to 12 में उतना ही चलेगा. 6 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ 7 में भी उतना, 8 में भी उतना, 9 में भी उतना, 10 में भी उतना, 11 में भी उतना एंड 12 में भी उतना. दैट इज अ यूनिफॉर्म पैटर्न, इक्वल वे से चलेगा. और इसको हम रेशियो बोल सकते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है वैसे ही मोड पे है, जस्ट लाइक होता है ना 2 का टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. देखो 2 2 का डेवलपमेंट हो रहा है ना, 2 2 का डिफरेंसेस है. वैसा इक्वल इक्वल अगर डेवलपमेंट चल रहा है उसको यूनिफॉर्म ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रोथ बोलते हैं. एंड स्लो भी है, धीरे चल रहा है. हम अगर कंपेयर करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कंपेयर्ड विद द स्वेट ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, मतलब पहले 1 से 5 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ था उससे इसका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो है. मतलब कौन सा डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ वाला डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट स्लो बट स्टीडी है. ठीक है, एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में आपका फिजिकल डेवलपमेंट स्लो एंड स्टीडी होता है. सो इट लुक्स स्टैग्नेंट ओवरटली, सो इट लुक्स स्टैग्नेंट ओवरटली. स्टैग्नेंट जानते हो, खड़े पानी को बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर. ठीक है, एक होता है पानी जो झरता है, बहता है, फ्लोइंग वाटर होता है, फ्लो करता है. और एक पानी है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, मतलब वो एक ही जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि वो लेयर ही सेम है, वो बहुत स्लो बहता है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट. ठीक है, स्टैग्नेंट. तो वैसा ही आपको ये शो होगा फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल ग्रोथ फॉलोज ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न. आप बच्चे का फिजिकल ग्रोथ को देख के बोल सकते हो कि ये कैसा बच्चा है, मतलब ये बड़ा होकर लंबा बनेगा, छोटा बनेगा, मोटा बनेगा, क्या होगा बोल सकते हो. ठीक है, वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं उसके बाद भी. दिस इज द ओनली टाइम ड्यूरिंग द लाइफ स्पान व्हेन गर्ल्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन बॉयज. पता है इसी स्टेज में, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल बच्चों में गर्ल्स में होते हैं, मेंस में नहीं, बॉयज में नहीं, तो बॉयज से जल्दी लंबे हो जाते हैं गर्ल्स. एंड उसके बाद के स्टेजेस जब आते 13-14, तो बॉयज लंबे होते रहते, गर्ल्स का हाइट कम हो जाता है. ठीक है, मासिक धर्म जैसे ही आते हैं, महाधर्म बोलते हैं. सो जैसे आता है तो गर्ल्स का हाइट बढ़ जाता है, बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है एंड वो बड़े दिखते हैं बॉयज के अकॉर्डिंग. बट आफ्टर 2-3 years बॉयज बहुत बड़े दिखते हैं और गर्ल्स छोटे दिखते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा आपका पॉइंट है. are on average taller than boys. Height and weight variation can be affected by poor nutrition. अगर कम खाना खाते हो या फिर डाइट अच्छा नहीं है, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, या फिर आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं है, पोषण नहीं है, देन आप वीक, आपके हाइट एंड वेट में चेंजेस दिखेंगे. ठीक है, एंड इन दिस स्टेज लेंथनिंग ऑफ द लिम्स ऑकर.
क्या होता है, आपके जो पैर हाथ है ना, उसको लिम्स बोलते हैं बायोलॉजी में, एंड वो लंबे होने लगता है, मतलब एज कम्पेयर टू योर बॉडी, जो आपका बॉडी पोर्शन है उससे आपका पैर हाथ लंबा दिखता है। नेक्स्ट, द लेग्स ग्रोज फास्टर, वेरी फास्ट। आप बोल लो आपके पैर जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चा कैसे दिखेगा, लॉन्ग लेग वाला, ठीक है। मसल टिश्यू इंक्रीज होता है, मसल्स बढ़ते हैं, मसल के जो टिश्यूज है बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, दौड़ता खेलता है, जितना दौड़ोगे खेलोगे उतना जल्दी जल्दी बढ़ोगे, ऐसा ही बोला जाता है। बोन्स हार्ड हो जाते हैं, जैसे छोटे बेबी में देखा था, अब बोन्स बहुत सॉफ्ट हैं, बच्चों को पकड़ने में डर लगता है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड में है, तो बच्चे बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके बोन्स हार्ड हो जाते हैं। और हाइट वेट इंक्रीज होता है, इसके बाद इंप्रूवमेंट होता है उनके मोटर डेवलपमेंट में, चलने फिरने में, स्किल्स सीखने में, एंड्योरेंस में। जैसे वो बड़े होते जाएंगे उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ बढ़ते जाएंगे। पता है इसी के स्टेज में, मतलब बोल सकते हो 28 जो आपके टूथ होते हैं, आपके मुंह में जो दांत हैं, तो इस स्टेज में आके बच्चों का फिक्स्ड परमानेंट 28 आउट ऑफ 32 टूथ हो जाता है। आपके अगर परमानेंट आपके पास दांत है तो वो दांत इसी स्टेज में आएगा 6 to 12 के अंदर, और 28 कंप्लीट हो जाता है। और 4 जो विजडम टीथ है, अक्ल के दांत होते हैं, वो बाद में आते हैं, जैसे कि अभी भी आपको आते होंगे, ठीक है। स्टिल नाउ ये बोला जाता है कि अकल के दांत बहुत मैचुरेशन के बाद ही आता है, जैसे कि आप मैचुरेशन अटेंड कर रहे हो उसके बाद ही आएगा, जो कि 19 के बाद होता है। कुछ लोगों में न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो उनका 19 से पहले टीनेजर में भी अकल दांत आ सकते हैं। बाकी अभी तक मुझ में नहीं आए हैं, आधे दांत निकले आधे नहीं निकले, तो इस अकॉर्डिंग समझ लो कि सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, आप लोगों को पता होगा। और नॉर्मल दांत निकलने में इतना पेन नहीं होता जितना अकल दांत और विजडम टीथ आने में होता है। फीवर आता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, गम स्वेलिंग, ऐसा। चलो अभी ये सारे आपको छोटे छोटे पीरियड में दिखाते हैं, ठीक है। बोलोगे मैम इतना सारा है, हाँ इतना सारा है, यहाँ तक आपका पूरा होगा। क्या, कौन सा, लेटर चाइल्डहुड। चलो सो इसको कंप्लीट करेंगे आज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में कैसा है, बोलोगे मैम आपने पैराग्राफ लिख दिया, हाँ मैंने 4 पॉइंट्स लिखे इसलिए, आप क्या करोगे 1 2 3 4 कर देना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, मतलब दिमाग से रिलेटेड एक्टिविटीज जो IQ बेस्ड होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस स्टेज में। Intellectual activities are clearly visible at this stage. The child is in position to exercise his or her power of memory. इस टाइम पे, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है पता है, अपने मेमोरी को वो एक्सरसाइज करवाता है, मतलब यूजेस करता है अपने मेमोरी को, अटेंशन देने में सीख जाता है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है, इमेजिनेशन कैपेसिटी बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ता है। मतलब ये होता है, ओवरऑली बोल सकते हैं इंटेलिजेंस कैपेसिटी इतना बढ़ गया, IQ उसका बढ़ रहा है, तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज कर पाता है, ठीक है। नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ बढ़ रहा है। द चाइल्ड इज इंटेलेक्चुअली अलाइव, उसका इंटेलेक्चुअली अलाइव है, मतलब दिमाग से वो बहुत कुछ अभी सोच सकता है। एक्टिव IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एंड एट दिस स्टेज इज डेवलप्ड कॉन्सिडरेबली, एंड बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज इट बिकम स्टेबल। मतलब जैसे जैसे आप टीन एजर्स हो जाओगे ना, जैसे 18 19 में आ जाओगे, तो आपका IQ एक पॉइंट पे जाकर स्टेबल हो जाएगा आपके एक्टिविटीज के बेस्ड पे, ठीक है। इस पॉइंट को बोला गया। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। ये पीरियड ऑफ कैपेसिटी टू लर्न, इस पीरियड को हम कैपेसिटी टू लर्न पीरियड भी बोल सकते हैं, मतलब सीखने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। कौन से स्टेज में हो, टीन एज में नहीं गए हो, 12th में ही हो, बट जैसे जैसे आप टीन की तरफ जा रहे हो ना, उतना ही आपके अंदर सारा चीज़ डेवलप होने वाला है। तो ये पीरियड ऑफ कैपेसिटी टू लर्न, मतलब हम 6 से 12 साल के बच्चे हैं, 6 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं, और इस स्टेज में मेंटल रेडीनेस बोल के एक पॉइंट आता है। मेंटल रेडीनेस, नॉट रीडीनेस, रीडीनेस मत पढ़ना, रेडीनेस मतलब मेंटली यू आर रेडी टू डू समथिंग, रेडी टू डू, acknowledge the knowledge, or ready to do or explore the world, to explore the world. Keep your interest ongoing mode, just like आगे ही जाना है, साइकिल को मूव करो, आप जैसे अवेयर हो रहे हो, दैट इज अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग, अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, स्कूल रूल्स, लॉज, डिसिप्लिन, फंडामेंटल रूल्स, सब कुछ सीख रहे हैं।
और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये है, ही ट्राइज टू गेन न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस थ्रू इमिटेशन। बच्चा यहाँ पे नए नॉलेज को गेन करना चाहता है, नए एक्सपीरियंस को लेना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। पता है, इस स्टेज को आप बोल सकते हो बच्चा कुछ चीज बुक से सीखा है, बट उसके पास रियल कंसेप्ट नहीं आ पा रहा, तो वो कहाँ से सीखेगा? जैसे उसको पता है कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो जैसे रेनबो आता है ना, तो वो देखता है कि रेनबो क्यों डेवलप हुआ। जिस दिन बारिश होता है, बारिश होके चला गया, बादल मतलब एक साइड में क्लाउडी है और दूसरे साइड से आपका क्या आ रहा है, सन रेज आ रहा है, तो सन रेज के रिफ्लेक्शन से क्लाउड के साथ वो मिक्स होके जब आता है, मतलब क्लाउड में जो पानी है, पानी के थ्रू वो प्रिज्म का काम करता है और उसके थ्रू 7 कलर्स दिखते हैं आसमान में, तो उसको उतना पता चला और वो 7 कलर्स का नाम भी याद रख रहा है। तो सोचो वो रियल कंसेप्ट से सीखता है, मतलब जितना आप रियल चीज़ों को देखोगे अपने सामने तो उसका इमेज क्या हो जाता है, लेंथी पीरियड तक रह जाएगा। जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी का जो भी हीरो करता है या डांस होता है, कुछ भी होता है, तो उसके इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रह जाता है बहुत लेंथी पीरियड तक, आप उस मूवी के हर एक सीन को रिमेंबर रखते हो। बट अगर आप बोलोगे कि किसी से आपने क्या किया, मैसेज में बात किया था, तो आप रिमेंबर नहीं रखते हो, भूल जाते हो। किसी से आपने कुछ मंगवाया था बट आप भूल गए, बिकॉज जो चीज़ें आप देखते हो सुनते हो ध्यान से, उस चीज़ों को हम रिमेंबर रखते हैं, जिसे हम कॉन्शियस माइंड से नहीं करते उसे हम भूल जाते हैं। सो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहे हैं, एज द चिल्ड्रंस वर्ल्ड एक्सपांड्स विद देयर एंट्रांस इनटू स्कूल, जैसे कि बच्चा स्कूल में चला गया तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट भी डेवलप्ड हो रहे हैं इसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड थिंग्स हेल्प दैम टू फॉर्म कंसेप्ट, यहाँ पे लोगों को समझना, जैसे मैं आपको समझ रही हूँ, आपके थ्रू मैं कंसेप्ट बना रही हूँ कि आप लोग कैसे हो, किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, क्या आपका नीड है और क्या आपको बताना चाहिए। ठीक है, इतना सब हम कर रहे हैं। अगर बच्चा कुछ अपने से सीखना चाहता है, सो वो क्या करता है, न्यू मीनिंग्स विथ ओल्ड कंसेप्ट। देखो पुराने चीज़ें हैं बट उसका नया मतलब बना के वो समझ रहा है। ठीक है, और इसको कैसे सीखेगा वो, जस्ट लाइक वो नए चीज़ों को मूवीज से सीख रहा है, मास मीडिया से सीख रहा है, रेडियो से सीख रहा है और टेलीविजन से सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। कॉन्स्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्सटिंक्ट बोला गया। इंस्टिंक्ट मतलब दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है इंस्टिंक्ट। एक्सटिंक्ट जो चीज़ धीरे धीरे आपके माइंड से गायब हो जाए, इंस्टिंक्ट जो आपके अंदर एराइज हो जाए। इंस्टिंक्ट इन में है तो एराइज होगा आपके अंदर, उसकी प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, जस्ट लाइक आपके हार्डवर्क, आपका क्राफ्ट वर्क, आपका ड्राइंग, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक काम करना। आपको कुछ चीज़ें ऐसा आपको मोटिवेट करते हैं ना, कंपटीशन में लग जाते हो, तो ये सारे चीज़ होते कि हमें क्यूरियसिटी बढ़ाता है। हम बच्चों में क्यूरियसिटी बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छा अच्छा काम करें, बच्चों का डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उनमें कुछ निर्माण हो, अच्छी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। क्या है, अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ग्रेगारियस इंस्टिंक्ट में बी सेटिस्फाइड थ्रू कलेक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, ग्रेगारियस क्या होता है, मतलब सपोज आप बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं मुझे करना है, मेरा माइंड एंड बॉडी ना स्टेबल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ जो स्टेबल होगा। जैसे कि गेम्स खेल लो, स्पोर्ट्स खेल लो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लो, आपका माइंड बॉडी सब कुछ शांत हो जाएगा, आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों में नए नए इंटरेस्ट आते हैं। कौन सा एज पीरियड है, 6 से 12। बहुत कुछ जानने का इच्छा है, बहुत कुछ जानना है, दैट इज द सिलेक्टिव एज फॉर नोइंग समथिंग न्यू। नए चीज़ें सीखते हैं, बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं करना है, ना कि अच्छा चीज़ें वो सीखें, गलत चीज़ें सीखेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। सो बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करो अच्छे चीज़ों के लिए, अपने सब्जेक्ट फील्ड में बच्चों को स्ट्रांग बनाओ, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब सिखाओ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो, ये सब होता है। सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में क्या होगा, लेटर चाइल्डहुड पीरियड है, 3 ही पॉइंट दिया है, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट, द लेटर चाइल्डहुड पीरियड और लेट चाइल्डहुड स्टेज इज ऑल्सो ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। देखो इसको और क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा बहुत ना बचपन में ईगोसेंट्रिक था,
बट जैसे वो बाहर मिलने जुलने जाता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड और सामाजिककरण में जुड़ जाता है, लोगों से मिलता है, तो उसका ईगोसेंट्रिक बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. द प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर सच सोशलाइजेशन. आपको मैंने बोला था कि स्कूल ही ऐसा चीज़ है जो कि पहला तो पॉइंट नहीं है बट सेकंड पॉइंट है. पहला पॉइंट कौन था? फैमिली था. सेकंड पॉइंट में स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है जो मैक्सिमम आपको एक्टिविटी करने के लिए हेल्प कर सकता है ताकि बच्चे नए नए चीज़ें सीख सकें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Second point is both the classroom and playground situations train him how to feel, think and act together with others. पहले में हमने क्या पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ना, यहाँ पे बच्चे कोऑपरेटिवली वर्क नहीं कर पाते, एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं कर पाते. बट ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चा मिलजुल के काम कर सकते हैं, सोसाइटी में एक साथ कोऑपरेटिवली वर्क कर सकते हैं, एक साथ खुश होना, एक साथ दुखी हो तो दुख को बांट लेना, सोशल रूल्स को सीखते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सोशल रूल्स एंड ही ऑल्सो लर्न सम ऑफ द सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स. सोसाइटी के, समाज के नीति नियम को वो सीखते हैं. थर्ड पॉइंट में आपका क्या मेंशन है? द चाइल्ड एट दिस स्टेज इज एंगेज्ड इन सोशल इंटरेक्शन. बच्चा यहाँ पे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, मिलता जुलता है. और बच्चे में ना स्पिरिट ऑफ शेयरिंग, मतलब पहले क्या था, बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक था, अपने खुद की चीज़ों को किसी से नहीं बांटता था. बट जब वो आ गया 6 से 12 साल के एज में, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा लोगों से शेयरिंग करने लग गया. ठीक है, डेफिनाइट रूल्स सीख गए, मोरालिटी के क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके बिहेवियर में भी ये शो हो रहा है. इट इज़ ए प्ले एज, इसको हम प्ले एज बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं. ठीक है, मैं शॉर्टकट आपको बता दे रही हूँ बिकॉज ऊपर पढ़े थे. प्ले एज क्यों है? अरे प्ले का मतलब इतना नहीं है कि ओनली प्ले ग्राउंड में खेलना. प्ले का मतलब होता है कि रोल प्ले करना, मतलब अपना, जैसे आपको एक रोल मिला है बेटी होने का, बेटा होने का किसी का, तो आप रोल प्ले कर रहे हो ना सोसाइटी में. बेटे का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसे प्ले कर रहे हो. डॉटर का रोल, सन का रोल प्ले कर रहे हो. तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे आता है कि बच्चा एक पॉइंट पे तो सबके साथ मिलजुल के खेलता है, दूसरे पॉइंट पे रोल प्ले करता है सोसाइटी में, ताकि वो डिफरेंट वेज से सोसाइटी को समझ सके. जैसे कि वो समझ पाए फ्रेंडशिप क्या है, कोऑपरेशन क्या होता है, एक साथ मिलके काम करना, कंपटीशन क्या है ग्रुप में, ये सब कुछ सीखता है. इसलिए इसको प्ले एज बोलते हैं. गैंग एज क्यों बोलते हैं? बिकॉज बच्चा यहाँ पे खुद को लीडर मानता है, स्यूडो मैच्योरिटी हो गया ना, गलती से वो सोच रहा है कि वो बड़ा हो गया है. एंड वो क्या करता है, सोशल सेंसस आर्क द बॉयज एंड गर्ल्स टू लिव एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ. तो ये बच्चों को बोलता है कि तुमको ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में जीना है. क्या? मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, तो उन दोनों को अपने अपने लाइफ में रहना है. आप जैसे गर्ल हो तो गर्ल गैंग में रहोगे, आप लॉयल रहोगे अपने गैंग के लिए. बॉयज है तो बॉयज गैंग में रहेंगे. ओबीडियंटली फेथफुली, इसी टर्म्स को आपको लेके चलना है. ठीक है, आप लीडर हैं, आप लीडर का बात मानेंगे. अगर लीडर नहीं है तो आप सबऑर्डिनेट्स बन के रहेंगे, मतलब आप लीडर हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं आपकी बात मान के रहेंगे, और आप अगर लीडर नहीं है तो आप अपना सबऑर्डिनेट का बात मान के चलेंगे, सॉरी लीडर का बात मान के चलेंगे, आप सबऑर्डिनेट है. इस पीरियड को हम गैंग एज बोलते हैं इसलिए. ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है देखो, लास्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. तो इमोशनल डेवलपमेंट इस पॉइंट पे ये आता है कि चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डिस्कवर दैट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. बच्चा यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को समझता है. कौन सा चीज़ अच्छा है, अनप्लीजेंट इमोशन क्या है, बुरा इमोशन कौन सा है, और खुद को कंट्रोल कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स क्या होते हैं, खुद को कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना बच्चा थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा है. इमोशनल एक्सप्रेशन इन लेटर चाइल्डहुड आर प्लीजेंट वंस कंपेयर्ड विद द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज. अगर मैं बोलूँ कि इमोशंस में कौन सा स्टेज अच्छा है, तो इमोशंस में लेटर चाइल्डहुड अच्छा है एज कंपेयर टू द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. ये नॉर्मल चाइल्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में एक नॉर्मल बच्चा क्या नीड करता है ना, बिलीव करता है, दिस इज द स्टेज, बिलीव्स इन द शेयरिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन. दूसरों के साथ वो शेयर करेगा लव एंड अफेक्शन को, प्यार से रहेगा सबके साथ. एट दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो एक्सपीरियंस सच इमोशन. बच्चे को बहुत सारा चीज़ें पता चलती है ना, बहुत पैटर्न के गुस्से होते हैं, बहुत पैटर्न के हंसी मजाक होते हैं, वो सब पता चल रहा है. एंगर, फियर, जॉय, एंजाइटी, ये सारा नेगेटिव है, सॉरी जॉय आपका पॉजिटिव है, जॉय हो गया, लैफ्टर हो गया, अम्यूजमेंट हो गया,
तो वो सारा आपका पॉजिटिव है, एंगर, फियर, एंजाइटी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो कल के क्लास में भी पढ़े थे, आप एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है और एम्बीवर्ट है, वो उसका भी पता चलता है। ही इज मोर अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल सिचुएशन, पता है इस स्टेज से ही बच्चा बाहर जाना ज़्यादा पसंद करता है और एक्सटर्नल सिचुएशंस से अट्रैक्ट होता है। कहीं पे पार्टी चल रहा है उसको भी मन करेगा जाने के लिए, कहीं पे कुछ अच्छा चीज़ चल रहा है उसको खाना है, जाना है, घूमना है। ही हैज़ नो ऑकेजन टू फील बोर्ड, उसके पास कोई चीज़ ही नहीं होना चाहिए कि वो फील करे कि वो बोर है, एंसियस है, एंजाइटी बढ़ रही है या ओरिड हो रहा है कोई प्रॉब्लम्स में अपने लाइफ में। The external world and its situation are extremely interesting. ये याद रखना, एक्सटर्नल वर्ल्ड बाहर का वर्ल्ड और उसके जो भी सिचुएशन है वो सब ना एक्सट्रीमली क्या है, वेरी एक्सट्रीमली हम बोल सकते हैं, वेरी और एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है। मतलब उसी को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो बोल रहा है वो मैच्योर हो चुका है, पता नहीं चलता। ही डिवोट्स ऑल हिज एनर्जी एंड अटेंशन टू दैम। वो क्या करता है, कोई एक सिचुएशन मिल गया ना, उस सिचुएशन के बेसिस पे खुद को लग पड़ता है उसी सिचुएशन के पीछे, ठीक है। उसको पता नहीं है कैसे चेंज करना है, क्या करना है, वो बस उसके पीछे लग जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आप बोलोगे मैम यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, नहीं लिखना है, आप मेरी डिमेरिट्स लिखोगे, नहीं लिखना है, क्योंकि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख दिया है तो हो गया, ठीक है। ये चाइल्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, फिजिकली वो रेस्टलेस रहेगा, रेस्टलेस, थकावट बहुत ज़्यादा होता है। द चाइल्ड ऑल्सो, मतलब द चिल्ड्रन ऑल्सो डेवलप स्किल्स, बच्चे में क्या क्या स्किल्स डेवलप होंगे, थ्रोइंग, फेंकना, कैचिंग, पकड़ना, राइडिंग ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ये सारे डेवलप्ड होते हैं। एंड सो ही कैन बी एंगेज्ड इन गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सो ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही एंगेज हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। द चाइल्ड डेवलप्स स्किल्स लाइक, बच्चों के अंदर और भी स्किल्स का डेवलप होता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प स्किल्स, जैसे खुद को हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करना, सोशल हेल्प स्किल। पहले सेल्फ हेल्प स्किल आया, खुद को हेल्प करना, खुद को भी प्रॉब्लम से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। सोशल हेल्प स्किल, दूसरों को हेल्प करना। अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज और हर ओन वर्क, द चाइल्ड बिकम्स एबल टू हेल्प अदर। मतलब है इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया, खुद के काम को छोड़ के भी वो दूसरों के काम को करने में, सहायता करने में जारी रहता है और लगी रहता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं बच्चे एंगेज होंगे किस काम में, सोशल सर्विस कैंप्स में, जहाँ पे वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें, विजिट करें ऑर्फनेज को, अनाथ आश्रम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे बनाएं जहाँ पे वो बहुत कुछ सीखे, ठीक है। एट स्कूल द एट स्कूल द स्किल्स नीडेड इन, कौन से स्किल्स चाहिए उसको, जैसे कि राइटिंग में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, क्ले मॉडलिंग, सीविंग, सिलाई का काम, सिलाई बुनाई, क्ले मॉडलिंग, मिट्टियों से कुछ बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, राइटिंग, लिखना पढ़ना, ये सब भी डेवलप्ड होता है। एनर्जी ऑफ गैंग्स ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड कैन बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव activities like social service camps, organization of co-curricular programs, exhibition and excursion। देखो गैंग में काम कर रहे हो तो गैंग किस लिए फेमस होना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे सोशल सर्विस कैंप्स बैठा, आरएसएस, और जैसे बोलते हैं क्या, आपका जो कैंप्स बैठते हैं नेशनल लेवल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में, वो सारे, और ड्रामा वगैरह, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स हैं, एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन होता है, एक्सकर्सन, मेला लगता है, मतलब स्टडी रिलेटेड भी मेला होता है, वो सब, वर्कशॉप होता है, ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है क्रिएटिव टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए। बच्चों के अंदर बहुत सारे फाइन आर्ट्स वाले टैलेंट्स हैं, फाइन मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म आर्ट्स वाले गुण होते हैं, जैसे कि उसको पेंटिंग अच्छा लगता है बट उसको पता नहीं कि वो कितना बड़ा पेंटर है, तो वो सारे कामों को हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए। पेरेंट्स नेम, यहाँ पे हम पेरेंट्स नेम दिस पीरियड, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं इस पीरियड को क्या बोलते हैं, ट्रबल सम एज, क्विरल सम एज, मतलब 6 से 12 साल के एज को ट्रबल सम एज, क्विरल सम एज हम बोल सकते हैं। एजुकेटर कॉल्ड इट एज एलिमेंट्री स्कूल एज, एजुकेटर क्या बोलते हैं इसको, हम एलिमेंट्री स्कूल एज और क्रिटिकल पीरियड एज भी बोला जाता है। पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग पीरियड में, वैसा ही है, क्योंकि ये कंक्लूड पोर्शन है जहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला क्या है ये एज, गैंग एज और क्रिएटिव एज और प्ले एज, इतना सारा नाम दिया गया है। पेरेंट्स ने क्या टर्म दिया, ट्रबलसम एज और क्विरलसम एज।
एजुकेटर्स ने टर्म दिया एलिमेंटरी स्कूल एज और क्रिटिकल पीरियड। साइकोलॉजिस्ट ने नाम दिया क्या ना, गैंग एज, क्रिएटिव एज और प्ले एज। ठीक है, एडोलेसेंट क्वेश्चन कल स्टार्ट होगा क्योंकि एडोलेसेंट का यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ये एक यहाँ पे कंप्लीट होगा, दूसरा यहाँ पे करंट इश्यूज जो बोला था ना, एडोलेसेंट रिलेटेड जो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेके इश्यूज हैं उसको पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.